बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये वही एंगल है। तो ये एंगल अपने आप में 90 डिग्री होते ही हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाते ही चूँकि 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो है √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब आपने आई और जे क्यों नहीं लिखा। आई और जे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आई और जे जो है यूनिट वेक्टर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज हुआ था। आई जो है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है, जे जो है वाई एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है। एक्चुअल दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो तो उसका ये मैग्नीट्यूड 2 और 3 बता रहा है। आई और जे का इस्तेमाल किया गया था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए। हम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी निकालने के लिए हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब ये सॉल्व करके जो भी आए, लेकिन ओ से लेकर बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ये आएगा। अब बी तक पहुंचने के बाद उस आदमी के मन में आया कि नहीं, मैं जेड के डायरेक्शन में ना 4 यूनिट चलना चाहता हूं। तो जेड के डायरेक्शन में 4 यूनिट जाने के लिए वो यहां से सीधे जेड के डायरेक्शन में चला जाएगा। जेड का डायरेक्शन ये था, तो यहाँ से वो जेड के डायरेक्शन में जाते हुए इस पॉइंट सी तक पहुँचा। ये कितना चला वो, ये 4 के कैप चला था। के कैप क्या, के कैप जो है जेड का डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया हमने, और जेड के डायरेक्शन में हम दूरी कितना चले गए, 4 यूनिट का दूरी हमने तय कर दिया। अब फिर से समझिए, अब आदमी जो था स्टार्टिंग में तो ओ से चला था, ओ से वो ए आया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी फाइनल था उसका। अब अगर उससे कोई पूछता कि भाई साहब आप किस जगह पर पहुँचे हैं, तो वो तो इस समय सी तक पहुँचा है। अब अगर पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ओ से लेकर सी तक है। तो ओ से लेकर सी तक के इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो मेरे को यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखेगा। इस ट्रायंगल में यहाँ पर का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, और 90 डिग्री का एंगल होगा तो मैं जब पाइथागोरस यहाँ लगाऊंगा 90 डिग्री के जस्ट सामने में ये इसका हाइपोटेन्यूस है, तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर करते ही 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसमें से केवल 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, और चूंकि रूट लगेगा फाइनल में रूट ऐसा लगेगा। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के स्क्वायर का सम कर दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड निकलता है। अगली चीज, एक ही आदमी जो था वो एक्स एक्सिस में भी चला था, वाई पर भी गया था और जेड के अलोंग भी गया था। तो पहले एक्स में गया, फिर वाई में गया, फिर जेड में गया। तो मान लीजिए कि अगर इसको वेक्टर के रूप में बताना हो तो हम इसे ऐसे बताते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मतलब एक्स पर भी गया है, वाई में भी गया है और जेड में भी गया है। अब एक चीज और, आपने नेगेटिव वेक्टर देखा है। नेगेटिव क्या होता है, वेक्टर के रूप में ये अगर पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, हम अगर ए से बी की तरफ गए तो इसे हम वेक्टर के रूप में ए बी लिखते हैं, और बी से अगर ए की तरफ जा रहे हों तो बी से ए की तरफ में मैंने कल भी बताया था, बी से ए की तरफ जाने के लिए हम उसको ऐसे नहीं लिखते हैं। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट को पहले रखा जाता है और एंडिंग पॉइंट को बाद में रखा जाता है। तो हम बोल रहे हैं बी से ए, तो बी से ए बोलने के लिए हम पहले बी लिखेंगे, बाद में ए लिखेंगे और एरो जो है इस तरह से लगाएंगे।
ठीक। अब अगर किसी ने बी ए वेक्टर को माइनस ए बी वेक्टर लिखा तो ये बात अपने आप में सही है या गलत है? सही है। क्या होता है, वेक्टर में जो माइनस का साइन होता है ये इसके डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देता है। डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देने के लिए आप माइनस साइन का यूज करते हैं वेक्टर में। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाना है तो इसका माइनस वाला जो होगा वो इसी पॉइंट से जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये वाला जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव होगा। क्योंकि पहले जो डायरेक्शन हमने बताया है वो पॉजिटिव है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव होता है। डायरेक्शन हम पहला वाला किधर भी बताएं, मान लीजिए हमने यहाँ से इस साइड को पहले बताया, तो जब इसका नेगेटिव लेना होगा तो यहीं से जस्ट इसके अपोजिट में जो डायरेक्शन आ जाएगा वो उसका नेगेटिव पार्ट होता है। कहीं पर अगर a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k लिखा है, इसका मतलब कि x में भी गए हैं, y पर भी गए हैं, z पर भी गए हैं। ठीक उसी तरह से अगर कहीं पर मान लीजिए एक दूसरा वेक्टर b लिखा है, लिखा रहे 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, जैसे ही आपने यहाँ माइनस देखा आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि माइनस का साइन जो है वो तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर किसके साथ लगा है, जे के साथ लगा है। जे किसके लिए होता है, जे वाई के लिए होता है, मतलब वाई का हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है। वाई का नेगेटिव कैसे होगा, तो पहले ओरिजिनल वाई को देखिए जो प्लस वाला है, ये आपका ओरिजिनल वाला वाई है, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो इधर आएगा। 2D में आप बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए 2D में हम लोगों ने इस तरह का ग्राफ देखा है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश होता है और ये हमारा x डैश होता है। इस वाले में सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इधर वाले सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। ऊपर के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, नीचे के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। मतलब जो पॉजिटिव वाला है जस्ट उसके अपोजिट वाला जो लाइन होता है वही नेगेटिव होता है। तो पहला पॉजिटिव आप किधर भी लीजिए, जस्ट उसको रिवर्स कर देंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर -3j, जैसे इस डायग्राम में हम पहले O से A आए थे, फिर A से B की तरफ गए थे। A से B जो था वो y एक्सिस के डायरेक्शन में था। अगर हमको इसको नेगेटिव करना रहता तो हम इस A से, ये y का नेगेटिव वाला डायरेक्शन है, तो यहाँ से हम इधर चले जाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर -4k लिखा रहता तो -4k का मतलब होता कि हम z में नेगेटिव जा रहे हैं। z का पॉजिटिव ये था तो z का नेगेटिव जस्ट नीचे होता, तो इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ चले जाते जस्ट। ये इतना सिंपल है। अब मान लीजिए कि कल के डेट में अगर आपको किसी ने वेक्टर दे दिया और वेक्टर देकर उसका मैग्नीट्यूड पूछा, कोई भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर देकर अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, कोई भी सदिश दे दिया गया और उसका अगर परिमाण पूछा गया, परिमाण निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को लेकर उसका स्क्वायर करके उसका रूट निकाल देना है। मान लीजिए आपको एक वेक्टर a दिया हुआ है 2i प्लस 7j माइनस का 5k, ये आपका एक वेक्टर है। अब ये अगर एक वेक्टर है और किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप इसका मॉड a निकालिए, तो मॉड a निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, बस आप रूट लीजिए। रूट किसका किसका, x कंपोनेंट का, y कंपोनेंट का और z कंपोनेंट का। यानी x अक्ष वाला जो मैग्नीट्यूड है उसको, y एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड है उसे, और z एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड है आप उसे लेंगे। x के लिए हमने i कैप यूज किया है, y के लिए हमने j कैप यूज किया है और z के लिए हमने k कैप यूज किया है। फॉर्मूले में
2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, इस सदिश के परिमाण को वो प्रदर्शित करेगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से निकालते हैं। अब मैग्नीट्यूड तो हम निकालना सीख गए, इसके बाद हम बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो चीज़ जिसके लिए वेक्टर का एक्चुअल डेफिनेशन आया। वेक्टर का डेफिनेशन हमने देखिए ये नहीं था कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। एक्चुअल में वेक्टर जो है इससे पता नहीं चला था। वेक्टर जो है हमने एक्चुअल में पता किया था वो था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सदिश योग का नियम, सदिश योग का नियम क्या कहता है? मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो वेक्टर है। मान लीजिए ये मेरा एक वेक्टर ए है और यहाँ पर एक वेक्टर बी है। मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। अब किसी ने बोला कि भाई आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैं क्या देख पा रहा हूँ, वेक्टर ए इसका लंबाई थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा। वेक्टर बी का लंबाई थोड़ा कम दिख रहा है, मतलब वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो एक की तुलना में कम है। साथ में मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, ए का डायरेक्शन अलग है, बी का डायरेक्शन अलग है। ए और बी का डायरेक्शन अलग अलग है, तो जोड़े कैसे? जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक वेक्टर को फिक्स कर देते हैं। एक वेक्टर को जो हम फिक्स कर रहे हैं उसमें हम मान लीजिए कि वेक्टर ए को यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया। ये हमारा वेक्टर ए है और इस वेक्टर बी को हम यहाँ से उठाकर, इस वेक्टर बी को हम यहाँ से उठाकर जहाँ पर ए खत्म हो रहा है वहाँ पर इसको उठाकर लाके लगा देते हैं। क्या कर रहे हैं समझिए। ये जैसे मान लीजिए आपका वेक्टर बी है, इसे हमने जस्ट ऐसे उठाया और यहाँ पर लाकर जहाँ पर ये एक ख़त्म हो रहा है वहाँ पर लाकर हमने इसको लगा दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करते ही आपको ये ऐसा कुछ नज़र आएगा। ये है हमारा बी वेक्टर। अब स्टार्टिंग हम यहाँ से किए, हमको क्या करना था, दोनों को जोड़ना था। दोनों को जोड़ने का मतलब हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक गए और फिर यहाँ से हम यहाँ चले गए। अब चूँकि वेक्टर में हम स्टार्ट यहाँ से किए थे और फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जो भी मेन होता है वो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है। और ये विस्थापन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इन दोनों को मिलाने से हमारा ये लाइन बना और ये लाइन के बनते ही यहाँ पर मेरे को एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेरे को एक ट्रायंगल नज़र आया। ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल में
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेसमेंट, हम कितना दूरी तय किए, यहाँ से हम ए गए फिर यहाँ से बी गए, तो ये वाला जो लाइन है और कुछ नहीं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का सम है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का सम है। क्या, ये डिस्प्लेसमेंट। और यही होता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा निरूपित किया जाए तो उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो उन दोनों सदिशों का योग प्रदर्शित करती है। यदि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो दोनों वेक्टर्स का सम उस ट्रायंगल के थर्ड साइड से आता है। चलिए इस चीज़ को आप ऐसे भी समझते हैं। नॉर्मल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी। समझिएगा, वेक्टर के रूप में अगर देखें, वेक्टर के रूप में हम पॉइंट ए से चलना चालू कर रहे हैं। पॉइंट ए से चलते हुए हम सबसे पहले बी तक गए, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऐसा आया। बी से चलते हुए हम सी तक गए, डायरेक्शन ऐसा आ गया। सी से चलते हुए हम वापस ए तक पहुंच गए। सी से चलते हुए वापस ए तक गए, डायरेक्शन ये आया। अब अगर कोई हमसे पूछे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, तो मन में सवाल आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है और जो हमारा अंतिम बिंदु है, उन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वही हमारा विस्थापन होता है। भाई साहब, मैं तो पॉइंट ए से चलना चालू किया और पॉइंट ए पर ही मैं वापस आ गया। पॉइंट ए से चलना चालू भी किया हूँ और पॉइंट ए पर वापस भी आ गया, तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम जिस पॉइंट से चलना चालू करें, घूम फिर कर अगर हम वहीं आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब देखिए कैसे जीरो होता है। वेक्टर के रूप में अगर हम देखें तो पहले हम ए से बी तक गए थे, इसे हम वेक्टर ए बी लिखेंगे। फिर हम इसमें बी से सी की तरफ गए तो प्लस बी से सी। इसके बाद सी से हम ए की तरफ गए थे तो सी ए, और इन सब का सम जो है जीरो आ रहा है क्योंकि हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हम तो ए से चलना चालू किए थे, ए पर ही आके ख़त्म हो गया। अब ज़रा सोचिए, इस सी ए को अगर हम उधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या होगा, यहाँ पर ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू, इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस का सी ए वैक्टर आ जाएगा। और वेक्टर में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि माइनस साइन जो होता है वो डायरेक्शन बस बताता है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ए बी वैक्टर लिखा हो और बी ए वैक्टर लिखा हो तो ये दोनों बराबर हैं क्या? दोनों बराबर तो हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया। ए से बी जाना अलग डायरेक्शन है और बी से ए जाना अलग डायरेक्शन है। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम माइनस का साइन लगाते हैं, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। आप इसको ऐसे समझिएगा, ए बी वैक्टर को हम माइनस बी ए वैक्टर भी लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर को माइनस बी ए वैक्टर। तो ठीक इसका उल्टा जरा सोचिए, कहीं पर अगर माइनस बी ए वैक्टर लिखा हो तो क्या हम उसे ए बी वैक्टर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब उसके हिसाब से माइनस सी ए वैक्टर को क्या लिखा जा सकता है? माइनस सी ए वैक्टर को ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू, माइनस का साइन अगर मैं हटाना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा?
AC वेक्टर लिखूंगा और जैसे ही मैंने इसको लिखा ये मेरा ट्रायंगल लॉ बनाता है। देखिए सेम चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पर A बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को B बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को C बोल देता हूँ। यहाँ पर तो बात हम कर रहे थे कि हम पहले A से स्टार्ट किए थे। यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट B से किया था। पहले हम B से C गए थे, तो B से C गए थे तो ये हमारा ये था। फिर C से हम A गए, C से A गए और फाइनल का जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो हमारा आया था B से A वेक्टर। यही है ट्रायंगल लॉ। वेक्टर का ये हमारा ट्रायंगल लॉ होता है। इस ट्रायंगल लॉ में एडिशन भी आता है और सब्ट्रैक्शन भी आता है। अब आपके मन में आ गई सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन बताने के लिए करना कुछ नहीं है। मान लीजिए कि A और B हमारे पास दिया हुआ है। अब आपके मन में आया कि नहीं मुझे A माइनस बी दिखाना है, तो A माइनस बी दिखाने के लिए इस B के डायरेक्शन को अगर मैं जस्ट पलट दूं तब ये माइनस बी बन जाएगा। इसके लिए क्या करना रहता है, इसके लिए करना कुछ नहीं रहता है। जो यहाँ पर आपने ट्रायंगल देखा है, इस ट्रायंगल में आपने क्या किया था कि B को एज इट इज यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दिया था। मुझे माइनस बी दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, माइनस बी दिखाने के लिए मुझे इस B के डायरेक्शन को पलट देना चाहिए। तो B का डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है उसको अगर मैं नीचे की तरफ पलट दूं तब वो माइनस बी दिखेगा। यानी मेरे कहने का भावार्थ ये है, ये हमारा वेक्टर A ऐसे है, B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। जस्ट अगर मैं इसको पलट दूं तो यहाँ से ये ऐसे चला जाए। ये हमारा वेक्टर A था, ये हमारा माइनस बी वेक्टर हो गया। अब चलने के लिए तो हम यहाँ से चले थे, यहाँ तक गए, फिर माइनस बी वेक्टर चले गए। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस थर्ड साइड से आएगा। थर्ड साइड से बताने के लिए दोनों का सम करेंगे, वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B प्लस माइनस जो है माइनस बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनली बनेगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करने के लिए बस हमें उसके डायरेक्शन को चेंज करना रहता है। यही था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और इसी में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन भी देखा।